नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे और उसमें भारत में लोहे युग की संस्कृति, दक्षिण, सुदूर दक्षिण और उत्तर के महासाम यानी मेघालित के बारे में अध्ययन करेंगे। परिचय। धातुओं की खोज और प्रयोग का मानव जाति के इतिहास में काफ़ी महत्व है। उनके कारण ही सभ्यता की ओर संक्रमण आरंभ हुआ। धातुओं से मनुष्य को एक ऐसी सामग्री मिल गई जो पत्थर से अधिक टिकाऊ थी और जिसका प्रयोग विविध प्रकार के औजारों, उपकरणों और हथियारों को बनाने के लिए किया जा सकता था। सर्वप्रथम जिस धातु को ढूंढ निकाला गया था और जिसका प्रयोग औजार बनाने के लिए किया गया वह तांबा थी। कालक्रम से लोगों ने तांबे के साथ टिन या जस्ते को मिलाकर कांस्य नामक मिश्रित धातु बनाना आरंभ कर दिया। कांसा तांबे से अधिक उपयोगी साबित हुआ। लोहे की खोज। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति के लोगों ने तांबे और उसके मिश्रण से बने कांसे का इस्तेमाल औजार और उपकरण बनाने के लिए शुरू कर दिया था। इन संस्कृतियों का उदय उन क्षेत्रों में हुआ था जहां खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करने की आवश्यकता नहीं थी और जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। परंतु बढ़ती आबादी को बसाने तथा उसके भरण पोषण के लिए कृषि भूमि की मांग बढ़ती गई और घने जंगलों को साफ करने की समस्या आ खड़ी हुई। ऐसे में लोहे की खोज की गई। मानव जाति के इतिहास में लोहे की खोज दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति थी। लोहा तांबे और कांसे की तुलना में अधिक सख्त और सस्ता होता है। यह उनकी अपेक्षा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तांबा एक विरल धातु है और सिर्फ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे वह महंगा भी है। लोहे की खोज से विभिन्न प्रकार के कृषि औजारों जैसे हल के फालों, हंसियां, कुदालों आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण संभव हो पाया। लोहे से बनी कुल्हाड़ियों और आरों से पेड़ों को काटकर गिराना तथा बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करना संभव हो गया। अन्य शिल्पों पर भी लोहे का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसकी सहायता से विविध प्रकार के औजार और उपकरण बनने लगे, जिनका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यों के लिए होने लगा। पुरातत्वविदों ने लोहे से बनी विविध प्रकार की वस्तुएं पाई है, जिनमें हथौड़े, चिमटे, कीले, रूखानी, आरी और गोल रूखानी शामिल है। लोहे से निर्मित विभिन्न प्रकार के हथियार मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम एशिया माइनर में आबादी हित्ताइतों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज कर ली थी, परंतु उसको पिघलाने की कला वे 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही विकसित कर पाए। वस्तुतः हित्ताइतों ने कांस्य युग का पटाक्षेप किया और लोहे युग का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एशिया माइनर की खानों में से निकलने वाले लोहे को पिघलाकर और उसे ढालकर बर्तन और शस्त्र बनाना सीख लिया था। बाद में एसीरियाई लोगों ने उनके इस रहस्य का पता लगा लिया और उन्होंने लोहे के शस्त्र बनाकर पश्चिम एशिया में आतंक फैला दिया। 1200 ईसा पूर्व के आसपास फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान और यूनान में लोहे के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। इस प्रकार लोहे की खोज और प्रयोग ने सभ्यता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोहे के उपकरणों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया और विश्व के अनेक नए क्षेत्रों में अब खेती की जा सकती थी। भारत में लोहे युग की शुरुआत अधिकांश विद्वानों के मतानुसार भारत में लोहे युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व के आसपास मानी जानी चाहिए और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय इस धातु को पिघलाने तथा इससे विविध प्रकार के औजार, हथियार तथा उपकरण बनाना तथा उनका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करना सीख गए थे। ऋग्वेद में जिन धातुओं का उल्लेख मिलता है उनमें अयस्क प्रमुख है। इनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। सॉरी। और इस धातु से कवच, शिरस्त्राण, बाण तथा
अन्य हथियार और औजार बनाए जाते थे। परंतु वास्तव में ये कौन सी धातु थी, इस पर विद्वानों में मतभेद है। स्नेडर मोदे के अनुसार ये धातु न तो लोहा है और न कांसा। इसे विशुद्ध तांबा समझना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अयस्क का अर्थ सोना और सीसा को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु से हो सकता है। अथर्ववेद में भी कभी एकमात्र अयस शब्द मिलता है और कभी लोहयस। इससे अनुमान है कि अयस शब्द का प्रयोग अयस अथर्ववेद में भी लोहायस्क और श्याम का उल्लेख मिलता है। मैक्स मुलर का मत है कि लोहे शब्द तांबे के अर्थ में प्रयुक्त होता था। ऐसी स्थिति में श्याम को लोहे के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। परंतु D.H. गार्डन ने लिखा है कि यजुर्वेद में वर्णित श्याम अयस का अर्थ संभवतः कांसा होता था, परंतु गोहम लोहितम अयस का अर्थ पूर्ण रूपेण लोहा होता है। ईसा पूर्व 1100 के बाद तक भी उस भूभाग से जहाँ से आर्यों के कर्मिक आक्रमण होते रहे, लोहा सामान्य नहीं था और ऋग्वेदिक आर्यों में पंजाब, सिंध और मध्य प्रदेश में अपने प्रस्तर तांबे और कांसे के हथियारों के साथ पूर्ण रूप से बस जाने के 100 वर्ष पहले तक उन्हें लोहे के अस्तित्व का पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं था। यदि हम खुदाई में प्राप्त उन संग्रहों को देखें जो ईसा पूर्व 400 के पहले के हैं, तो ये प्रतीत होता है कि उस समय की संस्कृति के अधिकतर स्थानों में लोहा वर्तमान में नहीं था और लोग तांबे और प्रस्तों का प्रयोग करते थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व के करीब यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस और कटेसियस का जन्म हो गया था। इन दोनों लेखकों ने भारत में लोहे का वर्णन किया है। हेरोडोटस ने लिखा है कि अक्सर्सस की सेना के भारतीय सैनिकों के हाथ में लोहे के तीर थे। वैसे ये तीर किसी अन्य जगह के भी हो सकते हैं, परंतु संभवतः भारत में ही बने होंगे। इसी प्रकार कटेसियस आर्टाक्वेजर्स नेमन को उपहार में दी गई 2 भारतीय इस्पात की बनी तलवारों का उल्लेख करता है। इसे यह मानना होगा कि 450 ईसा पूर्व तक भारत के सभी सभ्य नगर केंद्रों में लोहे प्रयोग होता था। D.D. कोसाम्बी और V.S. अग्रवाल के अनुसार पुरातात्विक साक्ष्य से भी इस काल में लोहे के ज्ञान के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। हस्तिनापुर की खुदाई में बीबी लाल को इस काल से संबंधित स्तर में लोहा मिला है। स्वयं बीबी लाल के शब्दों में अतरंजी खेड़ा का उत्खनन भारतीयों के लोहे ज्ञान की प्राचीनता को 1000 ईसा पूर्व में ले जाती है। इस तरह यह संभव प्रतीत होता है कि इस काल में लोहा यद्यपि काफ़ी तादाद में नहीं हो सकता है, फिर भी 450 ईसा पूर्व तक भारत में लोगों को इसकी जानकारी थी। दक्षिण भारत में लोहे युग। इस संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि उत्तर भारत में ताम्रकांस्य युग के बाद लोहे काल प्रारंभ हुआ, जबकि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद लोहे युग शुरू हो जाता है। एक मशहूर मूसा इस्पात भी प्राप्त हुई है, जिसे तेलुगु में वोतज कहा जाता है। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि मिट्टी मूसा में संकलन पद्धति से इस्पात बनाने की विधि का मूल स्थान भारत ही था। अभी तक ये बतलाना संभव नहीं हो सका है कि दक्षिण भारत से खोदकर निकाली गई लोहे वस्तुएं मूसा इस्पात की थी। फिर भी ऐसा अनुमान है कि भारतीय लोहारों ने वोत्स विधि का आविष्कार ईसा पूर्व 5वीं सदी के प्रारंभ में ही कर लिया था। स्थान स्थान पर इस विधि में कुछ अंतर अवश्य दिखलाई पड़ता है, परंतु सामान्य रूप से व्यवहार में एक जैसी पद्धति ही काम में लाई जाती रही। उसमसद मिट्टी के मूसों से में लोहे की छोटी छोटी कतरनें कसकर भर दी जाती थी। मूसों को हवाबंद रखा जाता था और लकड़ी के कोयले की आग में गर्म किया जाता था और निरंतर धोखनी के प्रयोग से घंटों तक ऊंचे तापमान में रखा जाता था। फिर भी मूसा टूट जाता और इस्पात का एक भारी टुकड़ा बाहर निकल जाता था। उत्तरी क्षेत्रों में प्राचीन काल में इतना कम लोहा पाया जाता था कि यह निश्चित करना कठिन है कि किस तरह और किस काल में इस धातु का आगमन हुआ। जब खनिज लोहे के तत्वों और इससे धातु निकालने की विधि का ज्ञान हो गया, तब हथियार और औजार के योग्य आसानी से उत्पन्न लोहे का तात्कालिक आगमन हो गया। ताम्रकारों द्वारा संचित ज्ञान का प्रयोग इस नई धातु के लिए किया गया होगा और लोहे की जिन वस्तुओं का अभी अस्तित्व है
उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए अधिक लंबे काल को मानने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मुख्यतः तक्षशिला से प्राप्त अवशेषों को जांच करने पर पता चलता है कि उत्तरी भारत के लोहे के औजारों और हथियारों का ढांचा दक्षिण के औजारों और हथियारों से भिन्न था। दक्षिण के औजारों और हथियारों में कुर्ग, कोयम्बटूर और ब्रह्मगिरी से प्राप्त लंबे छड़ वाले लोहे के भाले, लोहे के छड़, त्रिशूल, लोहे के छल्ले वाले बंधन लगे फावड़े, साकेट के रूप में मुड़े हुए किनारे वाले फावड़े, लग्गी, तस्तरी, खूंटी से टंगे लैंप और लोहे की तिपाइयाँ हैं। इसके अतिरिक्त तलवारें, छुर्रे, हंसिए, साकेट लगे भालाग्र, तीर, शीर्ष और चपटी कुल्हाड़ी भी है। पठार के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर आदि चन्नालूर से लेकर जिवारगी के उत्तर तक और 600 मील दूर मध्य हैदराबाद के अन्य स्थानों से सामान्य रूप से किसी भी प्रकार का परिवर्तन या अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। मेगालिथ यानी मृतक संस्कार। मेगालिथ का अर्थ जिस प्रकार पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच एक अंतराल है और जिसे मध्य पाषाण के काल के नाम से पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार ताम्रकांस्य काल और लोहे काल के बीच में एक अंतराल आता है जिसे मेगालिथिक नाम से पुकारा जाता है। यूनानी भाषा में मेगास और लिथोस क्रम से विशाल और पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार मेगालिथ विशाल पाषाण, महापाषाण का बोधक होता है, परंतु पूर्वैतिहासिक में इस शब्द का विशेष अर्थ है। विंध्य के दक्षिण क्षेत्र से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के परवर्ती काल से संबंध बहुसंख्यक मृतक स्मारक समाधियां मिली है जिन्हें मेगालिथ कहा जाता है। जिस काल में इनका निर्माण हुआ उसे मेगालिथ काल की संज्ञा दी गई है। इस काल की एक विशेषता यह है कि इसमें पाषाण, ताम्र एवं कांस्य की सामग्री के साथ साथ लोहे सामग्री भी निर्मित होती है। दूसरी विशेषता यह है कि मेगालिथिक काल के बाद ही मेगालिथ का निर्माण जारी रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि मेगालिथ का निर्माण मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ, परंतु उसके उदाहरण मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बिहार, राजस्थान, गुजरात और कश्मीर आदि प्रदेशों में भी उपलब्ध होते हैं। अधिकांश दृष्टांतों में इन मृतक संस्कारों में एकाधिक मनुष्यों के अवशेष और उनके साथ रखी गई विविध वस्तुएं मिलती है, जो कई पाषाण की है, कई तांबे की है, कई कांसे की तो कई लोहे की। इन स्मारकों के आकार, विस्तार आदि में बहुत वैविध्य मिलता है और इनके लिए प्रयुक्त कोई विवरण ऐसा नहीं हो सकता जो समान रूप से सभी पर लागू हो सके। मेगालिथों के विभिन्न प्रकार। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने मेगालिथों के विभिन्न प्रकार का उल्लेख किया है। वे इस प्रकार है। नंबर 1 है शिष्ट समाधि, नंबर 2 है पिट सर्कल, नंबर 3 है केरल सर्कल, नंबर 4 है डोलमेन, नंबर 5 है अम्ब्रेला स्टोन, नंबर 6 है हुड स्टोन, नंबर 7 है कंदराए और नंबर 8 है महीर। पहला है शिष्ट समाधि। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम एक आयताकार खाई खोदी जाती है जिसका आकार सामान्यतः 6 से 7 फीट लंबा और 4 से 5 फीट चौड़ा तथा 6 फीट गहरा होता है। इस खाई में सर्वप्रथम फर्श पर एक पाषाण शिला रख दी जाती थी और फिर खाई के चारों दिशाओं में भी विशालकाय पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। इससे आकार एक संदूक नुमा बन जाता था। इसकी पूर्वी दीवार चौड़ाई वाला हिस्सा में एक बहुत बड़ा छेद 1.5x2 बना दिया जाता था और इस छेद के बाहर अन्य पत्थरों की सहायता से आने का एक मार्ग भी बना दिया जाता था। इस प्रकार से निर्मित संदूक नुमा खाई का इस्तेमाल समाधि समाधान के लिए किया जाता था। समाधि में सबसे पहले हथियार, औजार, मृदबान, पाषाण, आभूषण आदि रख दिए जाते थे। इसके बाद इस सामग्री के ऊपर मृतक के अस्थि पंजर के अवशेष रखे जाते थे। ऐसा माना जाता है कि मृतक के शव को पहले खुले मैदान में रख दिया जाता था और जब मांसहीन होकर सूख जाता था तब उसके अवशेष समाधि में रख दिए जाते थे। अस्थि पंजर के अवशेषों को रखने के बाद एक अन्य विशाल पाषाण से उस पत्थरनुमा संदूक को बंद कर दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि शिष्ट समाधि में अन्य शवों के अवशेष रखने की प्रथा थी। ये काम पूरी दीवार में बनाए गए बड़े छिद्र के द्वारा किया जाता था। कई पर पत्थरनुमा संदूक को पहले एक विशाल पाषाण पट्टिका के द्वारा
दिया जाता था। इसके एक भाग को पुनः 2 मंजिला बना दिया जाता था। दोनों भागों को मिलाने के लिए बीच की पाषाण पट्टिका में एक बड़ा छेद कर दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार से तैयार किए गए विभिन्न हिस्सों में अन्य निकट संबंधियों के अस्थि पंजरों के अवशेष को रखा जाता था। इस प्रकार से समाधियों के उदाहरण ब्रह्मगिरी के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 है पीठ सर्कल। ब्रह्मगिरी के उत्खनन से पीठ सर्कल के नमूने भी प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 20 से 30 फीट व्यास का एक सर्कल वर्त बनाया जाता था। फिर इस वर्त के मध्य में 8 से 12 फीट व्यास की 6 से 8 फीट तक गहरी वृत्ताकार खाई खोदी जाती थी। खाई की फरस पर 4 विशाल पाषाण पट्टिकाएं रख दी जाती थी। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के शब्दों में कदाचित इसके ऊपर लकड़ी की अर्थी रखी जाती थी। कालांतर में जब अर्थी में रखे हुए शव का मांस गल जाता था और वे अस्थि पंजर मात्र रह जाता था तो उनकी अस्थियां एकत्र करके उपयुक्त शेष समाधि में दफनाने के लिए पहुंचा दी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पिट सर्कल शवों के मांस को गलाने के और सुखाने के काम में नहीं आता था। पिट सर्कल में भी फर्श पर पहले लोहे सामग्री, आभूषण, शंख, मूंगे, मृदबांड आदि रखे जाते थे और लकड़ी की अर्थी रखी जाती थी। शेष समाधि की भांति पिट सर्कल को भी ऊपर से बंद कर दिया जाता था और इससे में भी पूरी दीवार में एक बड़ा छेद रखा जाता था और इस छेद तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाया जाता था। नंबर 3 है कैर्ण सर्कल। यह रूबल पाषाण खंडों की सहायता से बनी हुई समाधि होती है। इसका इस्तेमाल शव भस्म पात्र अथवा शव अग्नि पात्र को दफनाने के लिए किया जाता था। समाधि के चारों ओर बड़े बड़े बोल्डर पाषाण खंडों की सहायता से एक वृत्त खड़ा कर दिया जाता था। इस प्रकार की समाधियां मद्रास के निकट चिंगलपुट जिले में हुए उत्खनन में मिली है। केन सर्कल, डोलमेन। इस प्रकार की के समाधि स्थल सामान्यतः शिष्ट समाधि से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल इतना है कि इनमें पाषाण का नुमा संदूक खाई में न होकर पृथ्वी के ऊपर निर्मित किया जाता था। इस प्रकार के समाधियों के उदाहरण भी चिंगलपुट में मिले हैं। अम्ब्रेला स्टोन। इस प्रकार की समाधियों में पहले वर्गाकार पृथ्वी खंड के चारों कोनों पर 4 पाषाण खंड कर दिए जाते थे और इन चारों के ऊपर एक कम ऊंचे और अधिक चौड़े कोन के आकार का एक पाषाण खंड रख दिया जाता था। इससे इसकी आकृति छाते के समान दृष्टिगत होती थी। इसी के संपूर्ण मृतक स्मारक को अम्ब्रेला स्टोन कहा जाता है। फिर है हुड स्टोन। यह अम्ब्रेला स्टोन से मिलता जुलता मेगालिथ है। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें पाषाण खंड नहीं किए जाते हैं और केवल एक विशाल छत्राकार पाषाण पृथ्वी पर आधारित रहता है। नंबर 7 है कंदराए। इस प्रकार की समाधियों में पहले एक आयताकार खाई खोद ली जाती थी और फिर उसकी किसी एक दीवार के भीतर कंदरा बना दी जाती थी। किसी किसी कंदरा के भीतर से एक बेंच भी मिली है। किसी किसी कंदरा में खड़ा स्तंभ भी प्राप्त हो पाया गया है। मोहिर, यह एकास्मिकीय स्तंभ मोनिथ के समान होते थे। अंतिम 4 प्रकार के मेगालिथ कोचीन राज्य में मिले हैं, परंतु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये मृतक स्मारक ही होंगे। संभवतः यह पूजा स्तंभ भी रहे हो। मद्रास के तिन्नेवेली जिले के आदिनचल्लू नामक स्थान से कुछ पात्र मिले हैं। इन पात्रों के भीतर शव के अवशेषों को रखकर गड्ढों में गाड़ दिया जाता था। अवशेषों के साथ पात्रों में हथियार, औजार, आभूषण और अन्य सामग्री भी रख दी जाती थी। इस प्रकार के पात्रों का उल्लेख तमिल साहित्य में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि इन पात्रों का मेगालिथिक संस्कृति में से संबंध रहा होगा। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार मेगालिथ निर्माण के काल का विषय विवादग्रस्त है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक मेगालिथ ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेकर ईसा की पहली शताब्दी तक निर्मित हुए। ब्रह्मगिरी के उत्खनन में उपलब्ध मेगालिथ यही सिद्ध करते हैं। कोयम्बटूर जिले के सुल्लर नामक स्थान में एक मेगालिथ शिस्ट में अन्य सामग्री के साथ ईसा पूर्व की 3वीं अथवा 2री शताब्दी की एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार पांडिचेरी के अरिकमेडु नामक स्थान से प्रथम शताब्दी की सतह से मेगालिथिक मृणपात्र मिले हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इन मेगालिथों से ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी तक की सामग्री मिली है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मेगालिथों को अधिक प्राचीन नहीं माना जा सकता। दक्षिण भारत के महापाषाणिक। दक्षिण भारत के लोगों के समाधान संबंधित
रीति रिवाज भिन्न भिन्न तरह के थे। भिन्न भिन्न आकार प्रकार वाली महापाषाणी कब्रों में शवों को दफनाने के अतिरिक्त कुछ लोग 2 या 3 कक्ष वाली कब्रों अथवा प्रस्तरों को काटकर बनाई गई कब्रों में दफनाते थे। स्वादान के प्रमुख रूप नाशपति जैसे कलश थे और मिट्टी की एक बड़ी शव पेटिका थी। राजगीर की एक महापाषाणी कब्र तथा हैदराबाद और मालाबार प्रस्तर कब्रों से प्राप्त लोहे के लंबे त्रिशूल को आदि चन्नालूर से प्राप्त स्वादानों कलशों के साथ रखा गया था। दक्षिणी आरकोट के देवानूर की एक महापाषाणी प्राचीन कब्र के मुक्के से एक मिट्टी की बनी शव पेटिका प्राप्त की गई थी। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्रीय स्वादान के रीति रिवाजों की असामान्य विभिन्नताओं का कोई अधिक महत्व नहीं है। स्वादान और अंत्येष्टि संस्कार की कुछ वस्तुएं तिपाई और चतुष्पाद कलश कुछ सीमा तक क्षेत्रीय है, परंतु सुदूर दक्षिण से लेकर संपूर्ण जटिल द्रविड़ संस्कृति के क्षेत्रों तक महापाषाणिक मुक्के वाली प्रस्तर कब्रों का विस्तृत ढंग से प्रचलन था। ये कब्रें एक समान हैं, विशेषतः जहाँ तक कब्र द्वार को बंद करने वाले मुक्कों का संबंध है। इन मुक्कों का प्रयोग इसलिए किया गया था कि कब्र को ढकने और कब्र द्वार को बंद करने के बाद भी भेंट चढ़ाया जा सके और हड्डियों का निर्माशन किया जा सके। मृतकों को दफनाने की इस विधि को हरा और सूखा स्वादान कहा जाता था, जिसमें शवों को तब तक के लिए छोड़ दिया जाता था जब तक मांस विलीन न हो जाए। उसके बाद घरेलू कब्रों में हड्डियों को उत्सव के साथ दफनाया जाता था। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की महापाषाणी कब्रें वर्तमान हैं। यद्यपि सामान्य रूप से इसमें एक ही कक्ष है, तो भी इसे 3 कक्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इनका आकार सामान्यतः एल की तरह है और इनकी दीवारें ग्रेनाइट की एक चट्टान से बनी हैं। प्रस्तों से बनी कब्रों के ढक्कन कब्रों की दीवारों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये ढक्कन बहुत बड़े आकार के हैं। अनेक स्वादान कलश जमीन पर अड़े प्रस्तर खंडों द्वारा ढके हुए हैं और गर्त स्वादान में गर्त के द्वार को बंद करने के लिए प्रस्तर खंडों का एक द्वार है। इन प्रस्तर कब्रों के अतिरिक्त महापाषाणिक वृत्त और मार्ग रेखाएं हैं। दक्षिण भारत के सभी घेरे स्वादानों से संबंधित प्रतीत होते हैं और वे प्रस्तर कब्रों, स्वादान कलशों और गर्त स्वादानों के चारों तरफ पाए गए हैं। पेरुंदराई से 7 मील उत्तर नलमपति में 1, 2 या 3 घेरों के बीच संगोरों के नीचे कुछ कब्रें पाई गई है, जिनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कब्रें हैं, जिनके घेरे में विशाल पत्थर लगे हैं, जिनमें एक 13 फीट ऊंचा और 6.5 फीट चौड़ा है। मालाबार की सीमा के नज़दीक नतकल पलियम में किसी भी घेरे के प्रस्तर 6 फीट से कम ऊंचे नहीं है। मार्ग रेखाओं के कार्य अभी भी रहस्यपूर्ण हैं। मुख्यतः हैदराबाद और खासकर रायचूर और गुलबर्गा जिले में ये पाई गई है। ये पंचवार्षिकी की तरह के बने एक विस्तृत भूभाग को आच्छादित करती है और इन्हें बनाने वाले प्रस्तरों की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है। वे सामान्यतः सतह से लेकर 3 से 6 फीट तक ऊंचे हैं। मेत्तुरपल्लियम से करीब 5 मील दक्षिण करायमदाई के नज़दीक कोयम्बटूर में उखाड़ी गई कब्रों में स्वादान कलश पाए गए हैं। स्वादान कलश के ऊपर प्रस्तर खंडों का एक ढक्कन था। वहाँ प्रस्तर खंडों के मुक्के वाली 1, 2 या 3 कब्रें वाली कब्रें भी थी, जिनमें अधिकतर छोटे टिब्बों के नीचे थी और प्रस्तरों से घिरी गई थी। उत्तर भारत के महापाषाणिक उत्तरी गुजरात के दारापुट में एक महापाषाणिक संरचना है जो एक प्राचीन चैत्य हो सकती है। यह भी हो सकता है कि किसी कब्र को चैत्य में बदल दिया गया है। 19वीं सदी के मध्य में कराची के जिलाधीश कैप्टन प्रीडी ने कहा था कि अनेक संख्या में प्रस्तर की कब्रें संपूर्ण पर्वतीय जिले में वर्तमान है, जो हमारी पश्चिमी सीमा तक बढ़ आई है। इन कब्रों में सिर्फ द्वार का अभाव है, नहीं तो बाकी सभी बातें दक्षिण की कब्रों की तरह ही है। 1871 से 1873 की अवधि में कार्लाइल ने पूर्वी राजस्थान का 2 बार भ्रमण किया। उसने फतेहपुर सीकरी के पास अनेक संगोरा स्वादानों का उल्लेख किया है, परंतु वे वास्तविक महापाषाणी कब्रें नहीं हैं।
मोटे तौर पर वे प्रस्तरों के आयताकार ढेर है जिनमें प्रस्तरों के ही छोटे समाधान कक्ष बने हैं और इन कब्रों की छतें भी प्रस्तरों की ही है। इन संगोटों में अधिकतर राख और निष्पत हड्डियां भरी हुई है जो अंत्येष्टि के अवशेष है। कार्लाइल ने देवासा में महापाषाण समूह को देखा था। यहाँ वे बहुत स्पष्टता से 4 प्रस्तर घेरों का उल्लेख करते हैं। एक घेरे के बीच उन्होंने एक प्रस्तर की बनी कब्र पाई थी। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि घेरे की मध्य की छत की सतह 6 फीट है और उसकी ऊंचाई करीब 4 फीट है। इसकी चार दीवारी 4 स्थल प्रस्तर खंडों से अपूर्ण ढंग से आच्छादित है जो इसके ऊपर और इसके आर पार रखे गए हैं। दुर्भाग्यवश अब कोई भी अवशेष शेष नहीं है। कश्मीर के बुरजाहोम नामक स्थान पर भी महापाषाणिक 5 विशालकाय पत्थर मिले हैं जो बुरी तरह से झुक गए हैं। ये पत्थर अब भी समस्यापूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इतना संकेत मिलता है कि संभवतः ईसा पूर्व 400 और 300 के बीच नवपाषाण काल की समाप्ति के समय खड़े किए गए होंगे। उत्तरी भारत के पूर्वी भाग में बिहार और उड़ीसा की महापाषाणी कब्रों और स्मारकों का अभी तक सही रूप से अनुसंधान नहीं किया जा सका है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन स्थानों में महापाषाणिक परंपरा वर्तमान थी। प्रस्तरों के एकात्मक स्मारकों और कब्रें एक बड़े प्रस्तर खंड से ढकी हुई थी जो चारों कोनों पर छोटे प्रस्तर खंडों पर अवलंबित है। इन खंभों की ऊंचाई 1 फीट या 1.5 फीट है। यह उत्तर पूर्वी परंपरा शैली प्रतीत होती है जो असम के महापाषाणिक प्रयोगों का विस्तार हो सकती है। इस प्रकार हमने उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में लोहे संस्कृति और मेगालिथ यानी महापाषाण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।